दिन भर की भाग दौड़ और काम की थकान से जब शरीर चूर चूर हो जाता है, तब हरिया काका की बनाई हुई कड़क चाय ही ऐसी चीज थी जो जान में जान डाल देती थी। भैरवपुर गांव के बस स्टैंड के पास उनकी छोटी सी टपरी थी, जहां दिन ढलते ही शहर से लौटते लोग रुककर 2 घूंट सुकून पी लेते थे। उसी टपरी पर अक्सर माधव भी रुकता था। माधव भैरवपुर गांव का एक आम सा नौजवान था, न ज्यादा पढ़ा लिखा न ही बहुत चालाक। शहर में ऑटो चलाकर जैसे तैसे अपना और घर का खर्च निकाल लेता था। उसके लिए जिंदगी सीधी थी, सुबह शहर जाना, दिन भर सवारी ढूंढना, शाम ढले गांव लौट आना। उसका सबसे भरोसेमंद साथी था सुरेश, जो उसी की तरह ऑटो चलाता था और गांव का ही रहने वाला था। दोनों बचपन से साथ पले बड़े थे, इसलिए दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं, भाईचारे जैसी थी। उस दिन भी माधव शहर के चौराहे पर अपनी ऑटो के बाहर खड़ा था। रात के लगभग 7:30 बज चुके थे। चारों तरफ पीली स्ट्रीट लाइटें जल चुकी थी, लेकिन उनके नीचे भी अंधेरा किसी साए की तरह फैला हुआ था। दुकानें एक एक करके बंद हो रही थीं, सड़कों पर भीड़ कम होने लगी थी। माधव बार बार सड़क की ओर देख रहा था। अरे यार, रात गहरी होती जा रही है और अभी तक सुरेश भाई भी नहीं आए। उसके दिल में हल्की सी बेचैनी थी। आमतौर पर सुरेश उससे पहले ही निकल जाता था या कम से कम साथ साथ चलता था, लेकिन आज न जाने क्यों देर हो रही थी। तभी दूर से ऑटो के इंजन की आवाज सुनाई दी, पहले धीमी, फिर धीरे धीरे साफ। माधव ने गर्दन उठाकर देखा। अरे, ये तो सुरेश लग रहा है। कुछ ही पलों में सुरेश अपनी ऑटो लेकर माधव के पास आकर रुका। चेहरे पर दिन भर की थकान साफ झलक रही थी, आंखों के नीचे काले घेरे और माथे पर पसीना। अरे भाई माधव, अभी तक घर नहीं गए? क्या आज यही रुकने का मन है क्या? अरे नहीं रे, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था। सोचा साथ चलेंगे और हरिया काका की चाय का मजा लेते हुए जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, चल अब निकलते हैं। आज दिन भी भारी था। दोनों ने अपनी अपनी ऑटो स्टार्ट की और गांव की ओर चल पड़े। आगे का रास्ता कच्चा था, दोनों तरफ खेत और बीच बीच में पेड़ों की कतारें। रात और भी गहरी होती जा रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे, चांद भी कहीं छुपा हुआ था। सुरेश ने अपनी ऑटो रोककर पीछे से आवाज दी। अरे भाई माधव, क्या हुआ? माधव ने 2-3 बार चाबी घुमाई, लेकिन ऑटो ने साथ नहीं दिया। लगता है इंजन ने जवाब दे दिया। अब क्या करें? सुरेश ने ऑटो से उतरकर चारों तरफ देखा। सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक कोई घर नहीं, सिर्फ खेत और घना अंधेरा। कोई बात नहीं, उसने कहा। ऑटो को यहीं छोड़ दे, मेरी ऑटो में बैठ जा, गांव तो पहुंच ही जाएंगे। माधव ने राहत की सांस ली। दोनों ने खराब ऑटो को सड़क के किनारे लगाया और माधव सुरेश की ऑटो में बैठ गया। ऑटो आगे बढ़ी, लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं था। हवा ठंडी हो चली थी, पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे थे। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई दूर से चलकर उनके साथ साथ आ रहा हो। सुरेश, आज रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रहा है। अरे रोज का ही रास्ता है, बस आज देर हो गई है इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन उसके अपने दिल की धड़कन भी तेज थी। माधव और सुरेश दोनों हरिया काका की चाय की दुकान पर आ पहुंचे। सामने पड़ी लकड़ी की पुरानी बेंच पर जाकर वे चुपचाप बैठ गए। दुकान के चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। आम दिनों की तरह यहां शोरगुल नहीं था। उस वक्त पूरी टपरी में बस वही 3 लोग मौजूद थे और माहौल कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा था। माधव, आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ यार, पूरा आसमान काला पड़ गया है। लगता है आज ज्यादा देर बैठना ठीक नहीं रहेगा। दूर कहीं बादल जोर से गरजे। हवा में एक अजीब सी सेहरन दौड़ गई। अरे हरिया काका, 2 करक चाय लगा दो। हाँ बेटा, बैठो बैठो, अभी लाया। टपरी आज बिल्कुल खाली थी। न कोई राहगीर, न कोई गाड़ी, सिर्फ हवा और सन्नाटा। काका, आज टपरी बड़ी सूनी लग रही है। क्या बताऊं बेटा, इस तूफानी मौसम में कौन आए चाय पीने। मुझे तो डर लग रहा है कि आज कोई बड़ी आफत आने वाली है। जैसे ही उन्होंने चाय उठाई, अचानक तेज हवा चली। उसी पल तीनों की नजर पास के रास्ते पर पड़ी। कुछ लोग चेहरे पर गीले कपड़े बांधे, एक अर्थी कंधे पर उठाए पीपल घाट शमशान की ओर जा रहे थे। उनके कदम भारी थे और
चाल अजीब तरह से धीमी। बरसात की नमी में भीगा हुआ अंधेरा उनके पीछे पीछे घिसकता चला जा रहा था। टपरी के सामने से गुजरते वक्त किसी ने भी सिर उठाकर नहीं देखा, मानो सबकी आंखें किसी अनदेखे डर से बच रही हों। इस वक्त कौन मर गया होगा? उसकी आवाज में जिज्ञासा से ज्यादा बेचैनी थी। गांव का तो कोई नहीं लगता, इनमें से कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं है। दोनों की नजरें उस अर्थी पर टिकी रहीं, जो धीरे धीरे अंधेरे में घुलती जा रही थी। तभी हरिया काका के हाथ से चाय का कप हल्का सा कांप गया। गरम चाय की कुछ बूंदें जमीन पर गिर पड़ी। हे भगवान, अगर बारिश तेज हो गई तो इन बेचारों को दिक्कत होगी। जैसे ही उन्होंने ये कहा, आसमान फट पड़ा। तेज बिजली कड़की और उसी पल मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा में सीटी जैसी आवाज गूंजने लगी। टपरी की टीन की छत थरथरा उठी। चारों तरफ धुंध और पानी की परत फैल गई। हरिया काका और ज्यादा बेचैन हो गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया। दरअसल हरिया काका के घर उनका 14 साल का बेटा सुबह से तेज बुखार में तप रहा था। ये ख्याल आते ही उनकी सांसें और भारी हो गईं। बेटा, बड़ी मुसीबत है। उनकी आवाज अब कांप रही थी। क्या हुआ काका? सुबह दुकान खोलने से पहले देखा था, मेरा बेटा तेज बुखार में तप रहा है। सोचा था लौटते समय हकीम से दवा ले लूंगा। अब इस बारिश में कैसे जाऊं? बारिश की आवाज के बीच उनका डर और साफ सुनाई दे रहा था। काका चिंता मत कीजिए, मेरे पास ऑटो है, मैं आपको दवा दिलाकर घर छोड़ दूंगा। नहीं बेटा, तुम इतनी बारिश में क्यों जाओगे? उनकी आंखों में डर भी था और मजबूरी भी। काका, बच्चे की बात है, देर हुई तो दुकान बंद हो जाएगी। कुछ पल तक तीनों चुप रहे। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। दूर कहीं फिर से बिजली चमकी। आखिरकार हरिया काका ने भारी मन से हामी भर दी। कुछ देर की बहस के बाद सुरेश हरिया काका को लेकर चला गया। बरसात कुछ ज्यादा ही भारी हो रही थी। आसमान पर बादल ऐसे छाए थे जैसे किसी ने पूरा गांव काले कफन में लपेट दिया हो। हरिया काका के जाने के बाद टपरी पर अब सिर्फ एक ही इंसान बचा था, माधव। टपरी के बाहर टीन की छत पर बारिश की बूंदें हथौड़े की तरह गिर रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभने लगता है। माधव अकेला बेंच पर बैठा था। चाय कब ठंडी हो गई उसे खुद याद नहीं। उसकी निगाहें बार बार सड़क की तरफ जा रही थी। वो बस इंतजार कर रहा था कि बारिश थमे और वो घर निकल सके। तभी माधव की नजर टपरी से थोड़ी दूर पड़ी। बारिश और अंधेरे के बीच एक बुजुर्ग आदमी हाथ में पीली रोशनी वाली लालटेन लिए खड़ा था। लालटेन की रोशनी कांप रही थी, जैसे हवा नहीं कोई और उसे हिला रहा हो। इस वक्त यहां कौन? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बेंच से उठा और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। हर कदम के साथ पैरों के नीचे की मिट्टी और ज्यादा गीली होती जा रही थी। माधव ने जैसे ही उस जगह कदम रखा जहां वो बुजुर्ग खड़ा था, पर अब वहां कोई नहीं था। ना लालटेन, ना आदमी, ना पैरों के निशान। अभी तो यही था। उसकी सांसें तेज हो गई। पीठ पर ठंडी सिहरन दौड़ गई। तभी पीछे से बाइक के इंजन की आवाज आई। माधव ने राहत की सांस ली। बाइक की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई पास आई। वो गांव का ही आदमी था जिसका नाम विक्रम था। वो उम्र से करीब माधव के बराबर का था। अरे माधव, तू यहाँ अकेला क्या कर रहा है? यार, बारिश की वजह से रुका हूं। अजीब, क्या देखा तुमने? अभी थोड़ी देर पहले यहीं पर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसके हाथ में लालटेन थी, पीली सी रोशनी, बिल्कुल कांपती हुई। मुझे लगा कोई मदद मांग रहा होगा। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, सब कुछ गायब। ना आदमी, ना लालटेन, बस ठंडी हवा और सन्नाटा। सच बताऊं तो उस पल में बुरी तरह डर गया था। अकेली जगहों पर जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं माधव, और जो नहीं दिखता वो कभी कभी बहुत पास होता है। अच्छा, तुम बताओ, इतनी रात को कहां से लौट रहे हो? अरे भाई, वैसे मैं अभी अभी शमशान घाट से आ रहा हूं। ये सुनते ही माधव का चेहरा सख्त हो गया। शमशान घाट से? हाँ,
मेरे दोस्त की नानी का आज देहांत हो गया, वहीं से लौट रहा हूं। तेज बारिश, अंधेरा और शमशान का नाम। माधव का मन और भारी हो गया। दोनों बाइक पर बैठे और गांव की ओर चल पड़े। सड़क कीचड़ से भरी थी। चारों तरफ पेड़ों की परछाइयां अजीब अजीब आकार बना रही थी। वे बातें करते जा रहे थे, लेकिन माधव को लग रहा था विक्रम की आवाज अब पहले जैसी नहीं रही। माधव, एक सवाल पूछूं? सच सच बताना, क्या तुमने कभी डरावने छलावे का सामना किया है? ऐसा छलावा जो इंसान का चेहरा ओढ़कर आता हो, जो दोस्त बनकर पास बैठे और फिर अचानक अपना असली रूप दिखा दे? अगर मैं कहूं हां, तो क्या तुम यकीन करोगे विक्रम? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें देखा तो जाता है पर समझा नहीं जाता। मैं मजाक नहीं कर रहा माधव। आज रात हवा कुछ अलग है, ऐसे में झूठ टिकता नहीं। बताओ, क्या देखा था तुमने? वो रात बारिश के बाद की थी। सड़क गीली और आसमान बिना चांद का। मेरे सामने जो खड़ा था वो इंसान ही लग रहा था, बिल्कुल आम। आवाज, चाल, हंसी, सब कुछ। फिर उसकी परछाई ने धोखा दे दिया। लालटेन की रोशनी में उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी, वो उल्टी थी विक्रम, और उसकी आंखें, उनमें पलकें नहीं थीं। छलावा वो इंसान नहीं होता माधव। तभी तेज ठंडी हवा का एक झोंका आया। बाइक का संतुलन डगमगा गया और उसी पल माधव की आंखों के सामने विक्रम का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें गहराई में धंस गई, मुस्कान टेढ़ी हो गई, चेहरे पर नसें उभर आईं। विक्रम अब विक्रम नहीं था, वो एक डरावना प्रेत बन चुका था। रुको, तू विक्रम नहीं है। बाइक अपने आप रुक गई। प्रेत की आवाज गूंजने लगी, खुरदरी, गहरी, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। मुझे पहचान लिया माधव। उसके चारों तरफ हवा जमने लगी। सांस लेना मुश्किल हो गया। माधव को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला दबा रहा हो। प्रेत धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। प्रेत माधव को मारने ही वाला था, और तभी माधव की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसका शरीर सुन्न हो रहा था। प्रेत का चेहरा अब बिल्कुल पास था। शमशान से लौटने वाले अकेले नहीं होते। उसकी सांसों से सड़ी मिट्टी और राख की बदबू आ रही थी। माधव का गला सूख चुका था, वो बोल भी नहीं पा रहा था। तभी दूर से ऑटो के इंजन की आवाज आई, पहले हल्की, फिर तेज। जैसे जैसे इंजन की आवाज नजदीक आती गई, प्रेत की हंसी कमजोर पड़ने लगी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। और उसी पल ऑटो की तेज हेडलाइट वहां पहुंची। वो सुरेश था। इंजन की आवाज सुनते ही प्रेत ने एक आखिरी चीख मारी और हवा में घुल गया। सड़क पर अब सिर्फ बारिश थी और दो कांपते हुए दोस्त। सुरेश, वो मुझे मार ही देता अगर तुम नहीं होते।